इतनी बड़ी दुकान छोड़ के सामान बाहर लगाते हो, सारा रास्ता रुक जाता है। और भाई रास्ते मेरी वजह से नहीं रुकता, तेरे अमाल की वजह से रुकता है। बेईमानी क्यों करते हो? कितनी बार तुझे कहा था कि मेरी सहेली जीनत से शादी कर ले, लेकिन तेरा दिल इस गधी पर आ गया था। तुम तो वैसे ही शादीशुदा हो ना पहले से। बगैर इजाजत अगर शादी करने की कोशिश की ना तो सीधा जेल जाओगे। पता था मेरे अब्बा मरहूम को कि तुम जैसा कंजूस शख्स 10 लाख का हकमेहर कभी अदा नहीं कर सकेगा। क्यों दूं मैं? लेकिन क्या ये मोहर कितना मजबूत है कि एक खातून अपने शौहर को कत्ल करवा दे? हाँ भाई, सारा नया माल जो है लगा दिया। ठीक है नासिर, क्या कर रहा भाई? बे जरा जानदार हाथों से कर सफाई, देख पूरी मिट्टी लगी हुई है। और वो एहसन कहाँ है? आज फिर लेट। आने दे उसको आज। अगर उसको पूरी मार्केट के सामने जलील ना किया ना तो मेरा नाम भी लियाकत नहीं है। लियाकत भाई, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपना सामान यूं बाहर मत लगाया करो। मेरी सारी दुकान छुप जाती है यार, हमारी भी दुकानदारी है। तो भाई तेरी दुकान का रास्ता मैंने नहीं रोका है, तेरे अपने अमाल की वजह से है। और दुकानदारी अगर मंदी है तो जाके दम दुरूद करवाओ, नजर न्याज करो जाके। इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? तुम्हारा ही कसूर है। इतनी बड़ी दुकान छोड़ के सामान बाहर लगाते हो, सारा रास्ता रुक जाता है। और भाई रास्ते मेरी वजह से नहीं रुकता, तेरे अमाल की वजह से रुकता है। बेईमानी क्यों करते हो? अबे भाई कम तोलोगे तो ग्राहक एक ही मरतबा आएगा, थूक के चला जाएगा तेरे मुंह पे। अच्छा, अब तू मुझे बेईमानी का इल्जाम लगाएगा? तेरी इतनी हिम्मत! मैं पागल हो गया क्या? मैं चरिया हुआ क्या? करो किसको? भाई क्या कर रहे हो? हार्ट पेशेंट है यार। अबे हाँ यार, इनको कुछ कहो क्या? समझा इसको यार। देने पड़ जाएगी। समझा इसको यार। देखो देखो देखो, कुछ हो रहा है इनको। अबे सब नाटकबाज, ड्रामेबाज कहीं का। सामान हटा ले वरना बहुत पछताएगा तू। अरे मैं अंदर ले लूंगा। और तू आज फिर लेट। देख काम करना है सही से कर, हडरामी नहीं चलेगी। और आइंदा अगर तू लेट आया ना, मैं कोई रियायत नहीं करूंगा, निकाल दूंगा यहाँ से। क्या सेठ, मैंने तो आपकी जान बचाई, आप तो मुझ पे ही बरस पड़े। अबे बड़ा आया मेरी जान बचाने वाला, आया बड़ा जान बचा। तो जा जा चाय लेके आ, चल जा। अब बड़ा हुआ तुम्हें जाना है। उफ अल्लाह, आजकल पता है इतना मसला हो रहा है, गैस तो बिल्कुल ही नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है भाई, क्या बनेगा हमारा? बस सही चल रहा है बाजी आजकल तो। ओह बस दुआ करो कि सब हालात अच्छे हों। ये लो भाई गर्मा गर्म चाय। वाह आपा, मज़ा आ गया यार। एक चाय तुम बनाती हो कि सोते से बंदा जाग जाए, और एक मेरी बीवी ऐसी बज़ायका चाय बनाती है कि आदमी को चाय से ही नफरत हो जाए। अरे एक नंबर की पुअड़ है वो, ना घर संभालने का सलीका है ना ही हाथ में कोई हुनर है। जायका क्या होगा उसके हाथ में? कितनी बार तुझे कहा था कि मेरी सहेली जीनत से शादी कर ले, परी थी वो परी, लेकिन तेरा दिल इस गधी पर आ गया था। क्या करूं आपा, शादी की है, भुगतना तो पड़ेगी। खैर ये दूल्हा भाई कहाँ है? पिछली बार भी इनसे मुलाकात नहीं हुई थी। अरे आजकल लेट आते हैं, कोरोना के बाद मार्केट खुली है ना, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। आराम से ही आते हैं 11-12 बजे तक। आपा नज़र रखा करें इन पे, मुझे लग रहा है कुछ मामला गड़बड़ है। कहीं इनका किसी से कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? हेलो, हाँ वफा। हेलो, अरे बोल क्यों नहीं रही हो? क्या नाराज हो क्या? क्यों बोलूं भला, ये भी कोई तरीका है? सुबह से आपके फोन का इंतजार कर रही हूँ और आप जनाब को अब फुर्सत मिली ये बात करने की। अरे हाँ यार, आजकल थोड़ा काम ज़्यादा है और मैं थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े पैसे जमा कर लूँ तुम्हारे लिए, ताकि ताकि क्या? अरे ताकि मैं अपनी वफा के लिए एक प्यारी सी अंगूठी ले सकूँ। तुम्हारी सालगिरह भी तो आ रही है ना? हाँ वो तो आ रही है, पर सिर्फ अंगूठी से काम नहीं चलेगा, मुझे नए 2 सूट भी चाहिए। अच्छा सुने, वो मैंने आज आपके लिए ना बीफ बिरयानी बनाई है। बीफ बिरयानी? अरे मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। मगर वो
पिछली मर्तबा जब मैं तुम्हारे घर आया था तो तुम्हारा साबिका शौहर एजाज वो मुझे अजीब नजरों से घूर रहा था और मुझे लगता है कि कोई वो उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे कमबख्त। अरे उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रह गए थे, बस वही लेने के लिए आया था। वरना उस गरीब की इतनी हिम्मत कि वो आप जैसे खाते पीते आदमी के सामने खड़ा हो सके, उस दिल है वो। अच्छा आप सब बातें छोड़े ना, आप बताइए आप आ रहे हैं ना? अरे जनाब आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात ही नहीं है। बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अच्छा सुनिए, आते हुए कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम देते हुए आइएगा, खाने के बाद खाएंगे। ओके बाबा ओके, मैं आ रहा हूँ लेके। अल्लाह हाफिज। अनीस कैसी बातें कर रहा है, पागल हो गया है क्या? ओ, जो कुछ कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ। पिछले महीने भी मुझे इनका रवैया कुछ बदला बदला नजर आ रहा था। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अब घर में मेरे अलावा है भी कौन? अगर मेरी गोद भर जाती तो। ओहो, खुद को कसूरवार ठहराना बंद करो, उन पे नजर रखो। ये तो शुक्र है कि अब्बा मरहूम ने 10 लाख हक महर रखवाया, वरना ये आदमी तो तुम्हें कब का छोड़ देता। अरे नहीं नहीं अनीस, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, तुझे कोई गलतफहमी हो गई है। ओ बाजी, मेरा काम था तुम्हें समझाना। कोई भी मसला हो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। अरे छोड़ ये बातें, चला ड्राइंग रूम में बैठते हैं। पता नहीं क्या ऑल फॉल बकता रहता है। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। मेरे पास पैसे नहीं है, कहीं और जाकर भीख मांगो। बकवास करती है, शर्म नहीं आती तुझे? ये मत भूलो कि ये अब तुम्हारी बीवी नहीं है। तो क्या मतलब है, तुमने इससे शादी कर ली है? और हाँ, तुम तो वैसे ही शादीशुदा हो ना पहले से। बगैर इजाजत अगर शादी करने की कोशिश की ना तो सीधा जेल जाओगे। तुम्हारी बीवी को पता है कि तुम। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जा रहा हूँ, यहाँ ठहरने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं इससे पैसे लेने आया था जो ये घर छोड़ते वक्त लेकर आ गई थी, 50,000 रुपए, पूरे 50,000 रुपए। ये दरअसल झूठ है, ये इल्जाम है मुझ पर। लियाकत ये आदमी झूठ कह रहा है, ये इंतकाम ले रहा है मुझसे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर देता हूँ, फिर वही फैसला करेगी। तुम्हें ऐसा घटिया काम करने की जरूरत नहीं है, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। ये पकड़ो 10,000 रुपए और बाकी भी मिल जाएंगे। अब दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन वापस आऊंगा, पूरा हिसाब करके जाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम लियाकत भाई, आपने बुलाया मुझे? वालेकुम सलाम। नासिर ये चाबी लो, ठीक है। मुझे दुकान आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम दुकान खोल लो। और हाँ, ये चेक है 50,000 का, इसे कैश करवा लेना। ठीक है, मैं पहले चेक कैश करा लूंगा, उसके बाद जाके दुकान खोल लूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। 50,000 क्या जरूरत पड़ गई इतनी बड़ी रकम की? सब खैर तो है? अरे हाँ सब खैर है। ये तुम्हारे हाथ में मेरा मोबाइल क्या कर रहा है? कुछ नहीं, देख रही थी कि जनाब रात रात भर किससे व्हाट्सएप पर बातें करते हैं, लेकिन जब मोबाइल खोला तो पता चला कि सारी चैट जनाब ने पहले ही डिलीट की हुई है। अरे वो गलती से हो गई थी, तुम खाम खाई बात का बतंगड़ बना रही हो। बहाने बनाना बंद करें और सीधे से बताएं मुझे, कौन है वो जिससे आपका चक्कर चल रहा है? जवाब दें मुझे। अरे वो मेरे एक दोस्त का नंबर है जो मलीर में रहता है। दोस्त? मैंने फोन किया तो किसी औरत ने फोन उठाया था, मेरी आवाज सुनते ही कॉल काट दी उसने। बताएं मुझे, कौन है वो डाइन जो मेरा घर उजाड़ रही है? आहिस्ता बोलो, महल्ले वाले सुन लेंगे तो क्या कहेंगे? सुनने दो महल्ले वालों को, मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाके रहूंगी। सही कहता था मेरा भाई अनीस कि तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है। अच्छा, तो ये उस घटिया शख्स का किया धरा है। मैंने कर्ज देने से इनकार क्या किया, ऐसी घटिया हरकतों पे उतर आया वो। देख लूंगा उसको भी मैं, ऐसा सबक सिखाऊंगा ना जिंदगी भर याद रखेगा। और तुम कान खोल के ही बात सुन लो, अगर रहना है तो इंसानों की तरह अपनी औकात में रहो, वरना 3 बोल बोलकर तुम्हें भी फारिग कर दूंगा मैं, समझी?
3 बोल। अरे वो तो तुम कब के दे चुके होते। अगर मेरे अब्बा मरहूम ने 10 लाख अखमेर की बेड़ियां तुम्हारे पाँव में न डाली होती, पता था मेरे अब्बा मरहूम को कि तुम जैसा कंजूस शख्स 10 लाख का अखमेर कभी अदा नहीं कर सकेगा। क्यों दूं मैं? क्यों अपनी हलाल की कमाई तुम्हारी इस आग में झोंकूं? ठीक है, तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, लेकिन शादी तो मैं कर सकता हूँ ना। ये मेरा हक है, शरई भी और कानूनी भी। दूसरी शादी करोगे तुम? सौगंध लाओगे मुझ पर? नहीं, ऐसा कभी मैं होने ही नहीं दूंगी। और अगर तुमने ऐसा किया तो क्या जान से मार दोगे तुम? तुम में और तुम्हारे भाई में इतनी जुर्रत नहीं है कि मेरा बाल भी बेका कर सके, समझी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसमें कितनी हिम्मत है और किसमें कितनी जुर्रत। ठीक है, देख लूंगा मैं, तुम्हें भी और तुम्हारे भाई को भी। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ले खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। इतनी बड़ी दुकान छोड़ के सामान बाहर लगाते हो, सारा रास्ता रुक जाता है। और भाई रास्ता मेरी वजह से नहीं रुकता, तेरे अमाल की वजह से रुकता है। बेईमानी क्यों करते हो? कितनी बार तुझे कहा था कि मेरी सहेली जीनत से शादी कर ले, लेकिन तेरा दिल इस गधी पर आ गया था। तुम तो वैसे ही शादीशुदा हो ना पहले से। बगैर इजाजत अगर शादी करने की कोशिश की ना तो सीधा जेल जाओगे। पता था मेरे अब्बा मरहूम को कि तुम जैसा कंजूस शख्स 10 लाख का अखमेर कभी अदा नहीं कर सकेगा। क्यों दूं मैं? लेकिन क्या ये मोहरे कितना मजबूत है कि एक खातून अपने शौहर को कत्ल करवा दे? भाई क्या हो गया? क्यों बुत बना बैठा है? खैर तो है ना सब कुछ? लियाकत भाई, जब दुकान का शटर उठाया तो अंदर से ये कागज का टुकड़ा मिला, इसमें ये गोली निकली। मेरे तो हाथ पैर खुल गए। भाई ये गोली किसने दे दी है? मुझे क्या पता लियाकत भाई, जब दुकान का शटर उठाया तो अंदर ये पड़ा था। अबे ये तो भत्ते की पर्ची है भाई। और ये गोली मैं कुछ देखा होगा था, कौन फेंक के गया यहाँ पे? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अबे यार, हेलो, कौन बोल रहा है भाई? वही जिसने तुझे भत्ते की पर्ची भेजी है। अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप ये रकम अदा कर दे, और अगर पुलिस के पास जाने की गलती की तो बहुत पछताएगा। है भाई आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। भाई मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ जितना आपने डिमांड कर दिया है। तेरे पास कितना पैसा है और कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब खबर है। सबका इंतजाम कर, मैं 24 घंटे में दोबारा फोन करूंगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हेलो, क्या हो गया? ये क्या बात हुई लियाकत भाई? बस 6.5 लाख रुपए भत्ता मांग रहा है। कहाँ से दूंगा मैं? सलाम सेठ, खैरियत तो है? आप इतने परेशान नजर आ रहे। अबे हाँ, मैं परेशान हूँ इसलिए कि तू देर से आता है। अबे कल समझाया था ना तुझे मैंने कि अब देर की तो मैं अपनी दुकान में तुझे बर्दाश्त नहीं करूंगा। चल निकल, दफा हो जा यहाँ से, निकल यहाँ से। आराम से सेठ, लोग देख रहे हैं, मेरी भी कोई इज्जत है। वाह, अब जमीन पे रेंगने वाले कीड़े की भी इज्जत हो गई। मैं बड़ा है इज्जत वाला तू, चल निकल इधर से। बोल दो, आप बड़े आदमी ठहरे, मैं गरीब। चला जाऊंगा। जो 20 दिन मैंने काम किया है उसका हिसाब कर दो मेरा। आप तो जानते हो मेरी वालदा बीमार है, मुझे हर हफ्ते उनकी दवाई लेनी होती है। अबे देख, जब तेरी माँ मर जाए ना तो आके मुझसे हिसाब कर लेना। आई समझ में? चल दफा हो जा, निकल यहाँ से, निकल, चल यहाँ से। आया बड़ा हिसाब कर लो। देख कोई आए तो मुझे बताना।
लियाकत अहमद को 5 सितंबर की शाम घर के बाहर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार था और उसने हेलमेट पहना हुआ था। बदकिस्मती से कोई भी मोटरसाइकिल का नंबर नोट नहीं कर सका। मैडम, कत्ल का मुकदमा मकतूल की बेवा अनीला की मुद्दत में दर्ज किया गया, मगर जब तफ्तीश शुरू हुई तो कुछ ऐसे शवाहिद मिलने लगे जो कि अहले खाना की सिमत इशारा करते थे। मकतूल के मुलाजिम नासिर के मुताबिक चंद हफ्तों पहले मियाँ बीवी में एक झगड़ा हुआ था और अनीला ने लियाकत को संगीन नताइज की धमकी दी थी। जी, मैं रिपोर्ट देख रही थी। अनीला को शक था कि उसके शौहर के किसी और खातून के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन क्या ये मोहरे कितना मजबूत है कि एक खातून अपने शौहर को कत्ल करवा दे और फिर एक हाउसवाइफ, एक आम सी घरेलू औरत, उसके कोई क्रिमिनल लोगों से किस तरह से रवाबत हो सकते हैं कि वो किसी को हायर करके अपने हस्बैंड का कत्ल करवाए? नहीं भी सामना ये मोहरे कितना मजबूत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अनीला शक के दायरे में आती है। और कातिल के खाने में जो शख्स बिल्कुल फिट बैठता है वो है लियाकत का साला अनीस, क्योंकि अनीस गर्दन तक कर्जे में डूबा हुआ है और लियाकत की मौत के बाद अनीला को मिलने वाली प्रॉपर्टी से इसके मसाइल बड़ी हद तक हल हो सकते हैं। और दूसरी वजह यह है मिसामना कि लियाकत और अनीला की कोई औलाद भी नहीं है। और मैडम, ये बात ही पता चली है कि अनीस ने कर्ज के लिए अपने बहनोई पर दबाव डालना शुरू कर दिया था, जिसपे उन दोनों की तल्ख कलामी भी हुई थी। आज शाम को थाने बुलाया उसे पूछगछ के लिए। बोलना बंद कर। तूने ही अपने बहनोई को कत्ल किया है ना? अरे भाई रुको, इसकी ज़रूरत नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी है, खुद ही अपना जुर्म कबूल कर ले। चल भाई बता, क्यों कत्ल किया तूने अपने बहनोई को? सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है सर। मैंने अपने दूल्हा भाई को कत्ल नहीं किया है। जिद करना बेकार है। हमने तेरी बीवी से पूछगछ कर ली। जब कत्ल हुआ उस वक्त तू मोटरसाइकिल लेकर घर से बाहर निकला हुआ था और तेरी फ़ोन लोकेशन भी कल तक हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद किसी सबूत की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। बस इतना बता दे, क्या लाए कत्ल कहाँ छुपाया? सर, मेरी बीवी तो चाहती है ये कि मुझे फांसी हो जाए। सर, मैं बेगुनाह हूँ। जिस दिन दूल्हा भाई का कत्ल हुआ मैं उस वफा से मिलने गया हुआ था। वफा से तेरा क्या ताल्लुक है? सर, मैं उसे समझाने गया था कि मेरी बहन का घर बर्बाद मत कर। अच्छा। छोड़ दे लियाकत का पीछा, लेकिन वो लालची औरत, उसने साफ इनकार कर दिया। पीछा छोड़ दूं, यानी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी अपने हाथों से ज़बह कर दूं? पागल हो गए हो क्या? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन तुम अगर मेरी बहन के रास्ते से नहीं हटी तो जरूर पागल हो जाऊंगा और फिर पागलपन में कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि तुम बहुत पछताओगी। मैं तुम्हारी धमकियों में आने वाली नहीं हूँ। सीधी तरह चलते बनो, वरना मैं पूरे मोहल्ले को सर पर उठा लूंगी। वफा, क्या हुआ और तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। प्यास लगी हुई थी ना, पानी। हाँ, चलो पानी पियो। और तुम यहाँ खड़े खड़े हम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। तुम्हें तो मैं देख लूंगा। सर, याद आया। सर, वो एजाज, उसके पास पिस्टल था। कहीं उसने तो मेरे दूल्हा भाई को कत्ल नहीं किया। सर, आप उसे पकड़ लें। सर, आप उसे गिरफ्तार कर लें। हमें समझाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हमें क्या करना है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। इतनी बड़ी दुकान छोड़ के सामान बाहर लगाते हो, सारा रास्ता रुक जाता है। और भाई, रास्ता मेरी वजह से नहीं रुकता, तेरे अमाल की वजह से रुकता है। बेईमानी क्यों करते हो? इतनी बार तुझे कहा था कि मेरी सहेली जीनत से शादी कर ले, लेकिन तेरा दिल इस गधी पर आ गया था। तुम तो वैसे ही शादीशुदा हो ना पहले से। बगैर इजाजत अगर शादी करने की कोशिश की ना तो सीधा जेल जाओगे। पता था मेरे अब्बा मरहूम को कि तुम जैसा कंजूस शख्स 10 लाख का हक महर कभी अदा नहीं कर सकेगा। क्यों दूं मैं? लेकिन क्या ये मोहरे कितना मजबूत है कि एक खातून अपने शौहर को कत्ल करवा दे?
यानी वफा के साबिक शौहर एजाज का क्रिमिनल रिकॉर्ड था और वो जेल भी काट चुका है। जी हाँ मैडम, आपके बताए हुए खतूत पर जब तफ्तीश स्टार्ट की तो एजाज पर शक बढ़ने लगा और अनीस के बयान ने उस शक को मज़ीद तकवीत दी। उसी के पेश नज़र कार्रवाई करते हुए कल रात पुलिस ने एजाज को गिरफ्तार कर लिया। लेट मी गेस, तुम्हारे तासुरात से मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अनीस की गिरफ्तारी ला हासिल रही, इस तरह से एजाज को भी गिरफ्तार करके पुलिस को कुछ नई बात मालूम नहीं हुई। बदकिस्मती से मैडम इसका जवाब हाँ में है। बेशक अनीस ने एजाज के हाथ में पिस्टल देखी ज़रूर थी, लेकिन वो पिस्टल लियाकत का कत्ल करने के लिए नहीं बल्कि एक मोबाइल स्नैचिंग की वारदात में इस्तेमाल हुई। साहब 2 घंटे से बुला के रखा है आपने, क्या बात है बताओ तो सही, क्या किया मैंने? सबर भाई, करते हैं बात करते हैं। पानी लिया यार, कब से बोला हुआ है। आओ आ गए शाहिद। शायद वो पकड़ के लाया था अच्छी सी। जी साहब। साहब फिर क्यों बुला लिया मुझको? 2 घंटे से बैठा हुआ। बता देते हैं, तुझे ज्यादा जल्दी है क्या? ये बता कि अगर तूने उस दुकानदार का कत्ल नहीं किया है तो उस दिन पिस्टल लेकर क्यों घूम रहा था? कत्ल? अब किसका कत्ल साहब? मैं छोटा मोटा चोर हूँ और इसी चोरी से ही मेरा गुजर बसर चलता है। मैं किसी का कत्ल नहीं कर सकता, आप यकीन करो। वो कानून अंधा होता है, मगर इतना भी अंधा नहीं होता कि हम किसी मुजरिम की बात पर यकीन कर लें। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कत्ल नहीं कर सकता। मैं उस दिन भी घर से मोबाइल छीनने ही निकला था और मैंने एक मोबाइल छीना भी था काला पुल पे, और जैसे ही मैं मोबाइल छीन के निकला हूँ तो वफा के घर के सामने मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और अनीस ने मुझे देख लिया। आपको यकीन नहीं आता ना, तो मोबाइल अभी भी मेरे पास है, आप चेक कर सकते हो। देख भाई, अगर ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश है तो याद रख बहुत पछताएगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं छोटा मोटा चोर हूँ, मैं कत्ल नहीं कर सकता। अच्छा, आप वो मोबाइल से पता कर लो जिसका वो मोबाइल है, वो आपको खुद बता देगा कि जिस वक्त ये कत्ल हुआ मैं काला पुल पे था, नाज़िमाबाद पे नहीं था साहब। मैं तस्दीक भी कर लेंगे, पहले गैर कानूनी असला रखने और चोरी चकारी का मुकदमा तो बना ले। चल मेरे साथ। साहब मैडम, एजाज के बयान की तस्दीक हो गई, लेकिन वही हम 0 पॉइंट पे खड़े हैं। तो हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में अभी किसी और पर तो शक भी नहीं जा रहा। अगर ये कत्ल अनीस और एजाज ने नहीं किया तो फिर मकतूल को किसने कत्ल किया? तो बहुत अहम नुक्ता है जो बिल्कुल हमारे सामने है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जा रहा उस तरफ। हम मकतूल लियाकत के बारे में क्या कुछ जानते हैं? मैडम, लियाकत अहमद मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक आम सा ताजिर था। इसकी दुकान नाज़िमाबाद में थी। उसकी फैमिली में और कोई भी नहीं था, ना तो उसका कोई भाई था ना उसकी कोई बहन। 7 साल पहले उसकी शादी हुई थी जिससे कोई औलाद नहीं। और हाँ, अभी गुज़िश्ता 1 साल से उसका वफा से अफेयर चल रहा है। अभी तक कोई ऐसा शख्स सामने नहीं नज़र आ रहा जिसके पास लियाकत को कत्ल करने का मुहर्रिक हो। ये जहाँ पर लियाकत की दुकान थी, अभी पिछले 2 महीने पहले एक बहुत हाइप नहीं चली थी एक न्यूज़ के बारे में कि एक ताजिर को कोई भत्ते की धमकियाँ मिल रही हैं और पुलिस में उसने जाकर रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने कोई ख़ास कार्रवाई भी नहीं की थी उस रिपोर्ट पर कि शायद ताजिर के साथ किसी ने मजाक किया था। तुम्हें याद है उस ताजिर का क्या नाम था जिसको ये भत्ते की पर्चियाँ मिल रही थी? उसका भी नाम लियाकत ही था शायद, है ना? मुझे भी डाउट हो रहा है। तुम उस थाने से ज़रा कंफर्म करो कि क्या लियाकत अहमद ही था जिसने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी भत्ते की पर्ची मिलने की। ठीक है। बाजी, अम्मी ने आपके लिए खाना भिजवाया है। शुक्रिया, अपनी अम्मी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया बोलना। जी बाजी, खुदारा खुद को संभाले, हिम्मत से काम ले। अब आपको घर ही नहीं पूरा कारोबार संभालना है। कारोबार? मैं अकेली औरत इतना सब कुछ कैसे करूंगी? मैं नहीं कर सकती। बाजी, मैं हूं ना, आप मुझे अपना छोटा भाई समझे। वैसे भी लियाकत भाई से मैंने बहुत कुछ सीखा था।
मैं पूरा कारोबार संभाल लूँगा और एक मुलाजिम भी रख लूँगा। ये एहसन है, हमारे यहाँ पहले काम किया करता था। भाजी आप फिक्र ना करें, हम आपके छोटे भाइयों की तरह हैं। हमें खैर मत समझिएगा, ये मत समझना कि हम आपके पास काम करते हैं। हम आपके भाइयों की तरह आपका ख्याल रखेंगे। होने को कौन टाल सकता है, बस उनके लिए दुआई कर सकते। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। नासिर, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। देख लो, अगर कारोबार संभल सकता, 2-3 महीने अगर चली दुकान तो ठीक है, वरना मैं बेच दूंगी दुकान। जैसा हुक्म बाजी आपका। जी हाँ, लियाकत अहमद अपनी शिकायत लेकर हमारे पास आया था और हमने कार्रवाई की थी। हमने उस मोबाइल नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की जिससे उसे कॉल आई थी, मगर वो नंबर मुसलसल बन जा रहा था। तो मैंने लियाकत अहमद को हिदायत की थी कि जैसे ही अगली कॉल आए हमें मुताला करें, ताकि हम उस फ़ोन लोकेशन को ट्रेस कर सकें। तो क्या भत्ताखोरों ने दोबारा रब्ता किया था? जी नहीं, उसे फिर उन लोगों की कॉल मौसूल नहीं हुई और हमने 2 सादा लिबास एहलकार मार्केट में 1 हफ्ते तक तैनात किए, मगर कोई भी मशकूक कार्रवाई देखने में नहीं है। और दुकानदारों से पता करने पर ये मालूम हुआ कि किसी भी दुकानदार को भत्ते की पर्ची मौसूल नहीं हुई। तो फिर हमें यही लगा कि शायद लियाकत के साथ किसी ने मजाक किया। और लियाकत को किसी पर शक था? जी हाँ, लियाकत अहमद ने अपने साथी दुकानदार पर शक जाहिर तो किया था, लेकिन जब हमने उसके मुलाजमीन से पूछगछ की तो उन्होंने बताया कि उससे उसका मामूली झगड़ा हुआ था, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। आप लोगों ने वैसे वो नंबर ट्रेस किया था कि वो सिम किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? नहीं, असल में मुझे कोरोना हो गया था। वो जब मैं आइसोलेशन के बाद दोबारा ड्यूटी पर आया तब तक मामला ठंडा हो चुका था और फिर पता चला कि लियाकत अहमद का कत्ल हो गया। मुझे अफसोस है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहज़नी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। इतनी बड़ी दुकान छोड़ के सामान बाहर लगाते हो, सारा रास्ता रुक जाता है। और भाई रास्ते मेरी वजह से नहीं रुकता, तेरे अमाल की वजह से रुकता है। बेईमानी क्यों करते हो? कितनी बार तुझे कहा था कि मेरी सहेली जीनत से शादी कर ले, लेकिन तेरा दिल इस गधी पर आ गया था। तुम तो वैसे ही शादीशुदा हो ना पहले से। बगैर इजाजत अगर शादी करने की कोशिश की ना तो सीधा जेल जाओगे। पता था मेरे अब्बा मरहूम को कि तुम जैसा कंजूस शख्स 10 लाख का हक मेहर कभी अदा नहीं कर सकेगा। क्यों दूं मैं? लेकिन क्या ये मोहरे कितना मजबूत है कि एक खातून अपने शौहर को कत्ल करवा दे? आप ही का नाम शकील है? हाँ, मैं ही हूँ शकील। बोलिए से तो कोई वकील लगते हो। किस केस की तफ्तीश कर रहे हो? लियाकत अहमद के कत्ल की। अच्छा, जब पुलिस मुझे फंसाने में नाकाम हो गई तब उन्होंने तुम्हें भेज दिया। लेकिन एक बात समझ लो, इस कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो फिर किसका ताल्लुक है? किससे दुश्मनी थी लियाकत की? अरे कोई एक हो तो बताऊं। हर किसी से लड़ता भिड़ता रहता था, जबान का बहुत तेज था। ऐसे आदमी के तो लाखों दुश्मन पैदा हो जाते हैं। अभी चंद हफ्ते पहले की बात है, अपने कारीगर के चमाट जड़ दिया उसने और उसको गालियां दी। फिर मज्जू कसाई से जाके लड़ पड़ा। अबे भाई, बहुत दिमाग का खराब आदमी था वो। तो आपको ये सारी बातें कंफर्म है जो आप बता रहे हैं, ये सब इसी तरह से हुआ है? वो मोबाइल नंबर हैदराबाद के रिहायशी वकास शेख के नाम पर रजिस्टर्ड था। और वकास शेख का 1.5 बरस पहले इंतकाल हो चुका है। हाँ, लेकिन ये नंबर तो उसकी वफ़ात के बाद भी ज़ेर इस्तेमाल रहा है। बल्कि जिस शख्स ने लियाकत को भत्ते की पर्ची भेजी थी, उसी शख्स ने इसी नंबर के ज़रिए लियाकत को धमकी भी दी थी।
और धमकी देने के बाद ये सेलफोन ऑफ कर दिया था और ताहाल ये नंबर बन जा रहा है। बहरहाल हमने नादरा से वकास शेख के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, तो जो उसका फैमिली रिकॉर्ड मिला है उससे पता चला है कि वकास शेख की फैमिली में एक ऐसा इंसान भी है जो लियाकत के इस केस से इब्तदा से जुड़ा हुआ है। मुझे यहाँ क्यों लाए साहब? ये बताने के लिए कि लियाकत का कातिल हमें मिल गया है। मिल गया? मुझे बताओ, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने कत्ल किया लियाकत को। एहसन शेख वल्द वकास शेख, तेरा राज अब खुल चुका है। तूने ही लियाकत को भत्ते की पर्ची भेजी और उसे फोन पर धमकी दी। हाँ, मगर जब उसने तुझे मुलाजमत से निकाल दिया तो तेरी लालच पर इंतकाम का जज्बा गालिब आ गया और तूने उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बोल, बता, यही सच है ना? हाँ, मैंने कत्ल किया उसको। मैंने किया ही नहीं, हाथों से उसको मैंने कत्ल किया है। उसको तो संगीन मौत मारनी चाहिए थी। मैंने तो उसे बहुत आसान मौत मारी है। जालिम इंसान था वो, बात बात पर ताने देता था, इंसान को इंसान नहीं समझता था। माँ बीमार थी मगर वो पैसे काट लेता था, बहुत जालिम था। और मैंने ये भत्ते का ड्रामा रचाया। और इससे पहले कि ये ड्रामा हकीकत का रूप इख्तियार करता, लियाकत ने तुझे मुलाजमत से निकाल दिया। यही नहीं साहब, मुलाजमत से तो निकाल दिया और तो और पूरी मार्केट में ऐलान कर दिया कि मुझ जैसे गरीब हकीर इंसान को कोई नौकरी पे ना रखे। माँ बीमार थी साहब, मैं क्या करता? उसी दिन मैंने सोच लिया था कि इस शख्स को इसकी औकात याद दिलाऊंगा, इसको जलील करके रख दूंगा। मैंने तो सोचा था कि इसका कारोबार भी बर्बाद कर दूं, मगर वो वकील वहां पहुंच गया, इसलिए काम वही खत्म हो गया। तू नफरत की आग में अंधा हो गया था और तूने खुद को ही तबाह कर दिया। अब जेल ही तेरा नसीब है। इसका चालान बनाओ, सुबह अदालत में पेश करेंगे। यस सर। वकला के दलाइल और पेश करदा शवाहिद का जायजा लेने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लियाकत अहमद का कत्ल उसके साबिक मुलाजिम एहसन शेख ने किया है, जिसके पीछे जज्बा इंतकाम कार फरमा था। लिहाजा यह अदालत मुलजिम को ज़ेर दफ़ा 302 के तहत उम्र कैद के साथ मुबलिक 5 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।